हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि यू ऑल आर फाइन एंड आई एम ऑल्सो फाइन हियर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर पेरिफेरल। तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स, यानी कि कंप्यूटर पेरिफेरल्स का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे पेरिफेरल्स का मतलब होता है ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ अटैच किए जाते हैं और जो कि कंप्यूटर को प्रॉपरली वर्क कराने के लिए नेसेसरी होते हैं, इन्हें हम पेरिफेरल्स कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स, यानी कि कंप्यूटर के बेसिक हार्डवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर का डिफिनीसन देख लेते हैं, होता क्या है। तो कंप्यूटर का डिफिनीसन आप यहाँ से देख सकते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल रिजल्ट, यानी कि कंप्यूटर जो होता है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंटीग्रेटेड सेट होता है। किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिला के कंप्यूटर को बनाते हैं, जिसका मेन काम होता है डेटा को प्रोसेस करना और मीनिंगफुल रिजल्ट को प्रोड्यूस करना। यहाँ पे मीनिंगफुल रिजल्ट का मतलब क्या है? तो यहाँ पे मीनिंगफुल रिजल्ट का मतलब ये है कि कोई ऐसा रिजल्ट जो हमारे लिए यूजफुल हो। अब आते हैं हम, देखिए, एवरी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म ऑफ बेसिक फंक्शंस ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, यानी कि हर कंप्यूटर का कुछ बेसिक काम होता है जो कि होता है यहाँ पे हर कंप्यूटर के कुछ बेसिक वर्क्स होते हैं जो कि है एवरी कंप्यूटर परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शंस ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट ऑफ डेटा। ठीक है, अब देखिए, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर इंटर्ड प्रोसेस्ड इनटू रिजल्ट दैट आर स्टोर्ड फॉर लेट यूज, यानी कि बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा को इनपुट किया जाता है। उसके बाद ये सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू ये सारा डेटा प्रोसेस किया जाता है और जब ये डेटा प्रोसेस हो जाता है तो फिर हमें मॉनिटर या फिर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट मिलता है और इस आउटपुट को हम फर्दर यूज़ के लिए बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द बेसिक फंक्शंस। द सिस्टम यूनिट फोकसेस ऑन द processing, whereas the variety of peripherals devices facilitate input, output, storage and communications. ठीक है, computer have fundamental differences based on the hardware components such as processor and the operating systems that they use. An operating system is the software that manages the computer's resources and execute application program. The combination of the hardware and operating system is often called the computer platform. जैसा कि मैंने आपको बताया था और आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेटेड सेट होता है, जहाँ पे हार्डवेयर का मतलब होता है ऐसा डिवाइस जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर मीन्स एक ऐसा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर जिसे हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स। तो कंप्यूटर हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, यानी कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, द सिस्टम यूनिट एंड पेरिफेरल्स। यहाँ पे सिस्टम यूनिट से मतलब ऐसे यूनिट से है जो कि कंप्यूटर को रन कराने के लिए नेसेसरी होते हैं, उनके बिना कंप्यूटर का काम नहीं चलता। और पेरिफेरल्स मीन्स ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को और बेहतर बनाते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं बिना इसके भी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप डिफिनीसन। द सिस्टम यूनिट contains the electronic components used to process the temporarily and store data and instructions. These components include central processing unit, primary memory and the system board, यानी कि ये जो चीज़ है इसमें केवल 3 चीज़ें आती हैं, पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा मेमोरी और तीसरा सिस्टम बोर्ड। ये बहुत ही नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के। अब आते हैं पेरिफेरल डिवाइस पे। तो पेरिफेरल डिवाइसेस आर हार्डवेयर यूज्ड Peripheral devices are hardware used for input, auxiliary, storage, display and communication. These are attached to the system unit through the hardware interface that carries digital data and from main memory and processor. अब ये जो होते हैं ये सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। ये
कंप्यूटर को और बेहतर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, पर अगर ये ना हो तो कंप्यूटर को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि जो हार्ड डिस्क होता है या हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, अगर वो कंप्यूटर में नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क करता है। बस हम ये नहीं कर सकते कि रिजल्ट को फर्दर यूज करने के लिए स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क होता है ये बेसिकली बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। पहले इसकी जगह पे फ्लॉपी डिस्क यूज किया जाता था, जो कि हार्ड डिस्क जितना डेटा को होल्ड नहीं कर पाता था। ठीक है, अब ये जो हार्ड डिस्क होता है ये स्टैक्स और प्लेटर्स से मिलके बना होता है, जो कि इसके क्या बोलते हैं डिस्क पे होता है। जब आप कभी भी हार्ड डिस्क को ओपन करके देखेंगे तो जैसे डीवीडी या सीडी कैसेट होता है, बिल्कुल उसी तरह का एक छोटा सा डिस्क होता है जो कि उसमें अटैच होता है। उसी में डिस्क और प्लेटर्स होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। आगे देखिए, दिस प्लेटर्स आर स्टैक्ड वर्टिकली ऑन अ कॉमन एक्सिस सरफेस ऑफ ईच प्लेटर इज कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, अब जो प्लेटर्स होते हैं वो स्टैक्स पे वर्टिकली फिक्स होते हैं, यानी कि अगर हम एक डिस्क की बात करें तो डिस्क पे सर्कुलर वे में स्टैक्स होते हैं, वैसे ही राउंडेड, और जो प्लेटर्स होते हैं वो उसके वर्टिकली एक कॉमन एक्सिस पे होते हैं, और हर एक प्लेटर मैग्नेटिक मटेरियल के साथ कोटेड होता है। ऑल दिस डिस्क एक्सेप्ट आउटर पोर्शन ऑफ द टॉप एंड बॉटम डिस्क आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा। अब इस डिस्क का पूरा हिस्सा एक्सेप्ट ऑफ आउटर एंड टॉप बॉटम एरिया, यानी कि बिल्कुल अंदर का छोटा सर्कुलर एरिया और बाहर का बाउंड्री वाला एरिया, इसको छोड़ के पूरा का पूरा डिस्क स्टोरेज डिवाइस की तरफ यूज होता है। ठीक है, एन आर्म पुशेस एंड पुल द सेट्स इट रीड राइट एंड हेड अक्रॉस द सरफेस टू स्पिनिंग डिस्क टू एक्सेस द डेटा। अब जब ये डिस्क रोटेट करते रहता है तो एक हेड होता है जो कि बिल्कुल ऊपर नीचे मूव करते रहता है ताकि वो डेटा को रीड कर सके। अगर आपने कभी कार्टून देखा होगा टॉम एंड जेरी, तो उसमें अक्सर ओपेरा म्यूजिक बजते रहता है, एक फ्लावर के जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक बड़ा सा ब्लैक कलर का सीडी कैसेट लगाते थे और वो घूमते रहता था और धीरे धीरे आवाज़ आते रहता था। तो बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है हार्ड डिस्क का हेड और उसका डिस्क। ठीक है, जिसे हम द एक्सेस आर्म बोलते हैं। कैन मूव अ रीड राइट हेड डायरेक्टली टू द डिजायर ट्रैक, द सिस्टम प्रोवाइड द डिस्क एड्रेस टू रीड राइट आर्म एंड एनेबल टू रीड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद आते हैं हम CD रोम पे। CD रोम का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब ये जो होता है CD रोम इज ए स्मॉल स्पाइरल डिस्क फ्रॉम विच डेटा इज रिट्रीव्ड यूजिंग द लेजर बीम। ये भी एक तरह का डिस्क होता है जिससे कि डेटा को रिट्रीव किया जाता है लेजर बीम के हेल्प से, यानी कि जब आप CD कैसेट को रन कराते हो तो उस पर एक लेजर बीम लाइट एमिट होता है और वो लाइट डेटा को रीड करता है। द डेटा इज स्टोर इन इट कैन नॉट बी चेंज्ड बट कैन ओनली बी रीड। और जो CD कैसेट्स में जो डेटा स्टोर किया जाता है उसे आप फर्दर चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर कोई डेटा चला गया उसमें तो वो फिक्स्ड हो जाता है, फिर आप केवल उसको रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। यहाँ पे राइट से मतलब है कि डेटा को फॉर्मेट करके फिर से दोबारा डेटा को डालना। CD रोम इज मेड अप ऑफ पिट्स एंड लैंड्स। अब CD कैसेट्स में जो डेटा स्टोर करने के लिए चीज़ें यूज की जाती हैं या टेक्नोलॉजी, उसे हम पिट्स या लैंड्स कहते हैं। ठीक है, अब पिट्स एंड लैंड्स आर स्मॉल कट्स बिटवीन द डिस्क। अब ये जो पिट्स और लैंड्स होते हैं ये छोटे छोटे कट्स होते हैं डिस्क में। पिट स्कैटर द लाइट एंड लैंड रिफ्लेक्ट्स द लाइट। अब उसके बाद जब लाइट पड़ता है CD कैसेट पे तो जो पिट होता है वो लाइट को स्कैटर करता है, यानी कि फैलाता है, और जो लैंड होता है वो लैंड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब जहाँ जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होता है उस लाइट को वापस से एब्जॉर्ब करके डेटा को रीड करता है CD डिवाइस। ठीक है, द लाइट दैट स्ट्राइक्स द लैंड इज रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली बैक टू द डिटेक्टर एंड उसके बाद डिटेक्टर लाइट को रीड करता है। द लाइट पुल्स रिसीव द डिटेक्टर आर कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी कोड्स दैट आर 0 and 1। और ये जो डेटा होता है वो 0-1 के फॉर्मेट में होता है। दस ऑल इन्फॉर्मेशन इज रीड फ्रॉम CD। और उसके बाद पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन CD के हेल्प से हम रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल, जिसमें कहाँ पे प्लेटर्स हैं, कहाँ पे रीड राइट हेड है। ये देखिए ये जो हिस्सा है ये रीड राइट हेड है, और ये जो है ये कॉमन एक्सिस है, ये जो है ये प्लेटर्स हैं, और उसके बाद ये एक्सेस आर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आते हैं हम
आगे CD कैसेट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लैंड है, ये पिट्स हैं, ये डिस्क है पूरा का पूरा, और ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होता है। अब उसके बाद देखिए, द फर्स्ट CD-ROM शुड होल्ड अबाउट 600 MB ऑफ डेटा। जब पहली बार CD-ROM बना था तो वो केवल 600 MB डेटा स्टोर कर सकता था, लेकिन आज के समय में ये 700 MB तक डेटा को स्टोर कर सकता है। CD-ROM शेयर द सेम टेक्नोलॉजी एज ऑडियो CDs बट दे आर फॉर्मेटेड डिफरेंटली। CD-ROM जो होता है वो भी एक ऑडियो CD की तरह ही वर्क करता है, बट इनकी फॉर्मेटिंग अलग अलग होती है। CD-ROM प्लेयर्स आर कैपेबल ऑफ प्लेइंग ऑडियो CDs। जो CD-ROM होता है वो ऑडियो CD को भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अगले हिस्से में, जो कि है मॉनिटर। तो मॉनिटर आप सबने देखा होगा, जिसके भी घर में कंप्यूटर होगा, आप देख सकते हैं कंप्यूटर में जो इमेजेस वगैरह दिखाई देती हैं हमें, वो मॉनिटर के हेल्प से ही दिखाई देती हैं, ठीक है। तो अब मॉनिटर का हम डिफिनीशन देख लेते हैं। द मॉनिटर गिव्स एन इंस्टेंट फीडबैक बाय डिस्प्लेइंग टेक्स्ट ग्राफिक्स एज वी फीड। जो मॉनिटर होता है वो हमें फीडबैक या आउटपुट प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू जो इनपुट या जो भी फीडबैक हम इंटर करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डेस्कटॉप मॉनिटर्स आर यूज्ड CRT। ज़्यादातर जो मॉनिटर्स होते हैं वो CRT या कैथोड रे ट्यूब को यूज करते हैं। वेयर एज पोर्टेबल कंप्यूटर सच एज लैपटॉप, पॉम टॉप एट्सेट्रा यूज LCD। और जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं जैसे कि लैपटॉप, पाम टॉप या फिर कई डेस्कटॉप में भी आजकल LCD डिस्प्ले का यूज किया जाता है। आप CRT या कैथोड रे ट्यूब को यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो होता है वो आगे की ओर डिस्प्ले का काम करता है, और ये देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे कैथोड रे जनरेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें सारा का सारा हिस्सा दिखाई देता है या सारे के सारे वीडियो दिखाई देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, अब आते हैं हम मॉनिटर एनेबल्स अस टू व्यू ऑल द इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स एंड मूवीज़। जो मॉनिटर होता है वो हमें सारे के सारे इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स और मूवीज़ को देखने में हेल्प करता है। और जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है उसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिन्हें हम पिक्सल्स कहते हैं। अब ये पिक्सल्स जो होते हैं ये इमेज को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, और इनमें कुछ कलर्स होते हैं मॉनिटर में जो कि केवल रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप सोचोगे कि कंप्यूटर के डिस्प्ले पे इतने सारे कलर दिखाई देते हैं आपको, तो वो कैसे दिखते हैं? तो होता क्या है कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के जो डायोड्स होते हैं वो जब लाइट जनरेट करते हैं तो उस लाइट के कॉम्बिनेशन से अलग अलग कलर जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरा का पूरा डिस्प्ले कलरफुल दिखाई देता है। लेकिन बेसिकली डिस्प्ले में केवल 3 कलर ही होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, जिसको कि हम RGB बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ऑन द बैक ऑफ CRT देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन गन्स फॉर द प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ईच इलेक्ट्रॉन गन शूट्स आउट अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद जब आप कैथोड रे ट्यूब पे जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे उसके पीछे साइड में या बैक साइड में 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होते हैं जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स को रेस्पेक्टिवली जनरेट करते हैं। हर इलेक्ट्रॉन गन जो होता है वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शूट करता है या जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये प्राइमरी कलर्स जनरेट होते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द phosphorus coating inside the screen that glows when it struck by the electrons। अब उसके बाद जो CRT के आगे में जो डिस्प्ले वाला हिस्सा होता है वहाँ पे फॉस्फोरस कोटिंग होती है, जिससे जब लाइट या इलेक्ट्रॉन बीम टकराते हैं या कोलाइड होते हैं तो लाइट जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये है इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनोड और कैथोड है। कैथोड माइनस चार्ज के लिए यूज किया जाता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज के लिए यूज किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम आप देख सकते हो यहाँ पे जनरेट होता है। और ये इलेक्ट्रॉन बीम आगे चल के यहाँ ये जो हिस्सा है यहाँ पे फास्फोरस कोटिंग से टकरा के कलर जनरेट करता है, जो कि फर्दर हमें मॉनिटर से दिखाई देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम कीबोर्ड में। तो कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है। आप जितने भी कंप्यूटर्स देखोगे उनमें कीबोर्ड होता ही होता है, ये एक कंपलसरी पार्ट है किसी भी कंप्यूटर का, ठीक है। अब देखो आप, अ कीबोर्ड कंटेन सम स्पेशल की सच एज फंक्शन की, जो कि F1 से लेके F12 तक होते हैं, और इन हर की का हर कंप्यूटर में अलग अलग वर्क होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ कंट्रोल कीज भी होते हैं जैसे कि कंट्रोल, आल्ट एट्सेट्रा। When these control keys are pressed in the combination of other keys, they send different messages to the processor to complete the
टास्क। अब जब हम इन कंट्रोल और ऑल्ट बटन को अलग अलग बटन्स के साथ या अलग अलग कीज़ के साथ प्रेस करते हैं तो अलग अलग इंफॉर्मेशन जनरेट होता है, जो कि कंप्यूटर को या CPU को फर्दर अलग अलग तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। When we press any key the keyboard, the functioning keyboard starts, each key connected with a circuit। अब जब हम कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड में तो कीबोर्ड का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है और हर की जो होता है वो एक सर्किट से कनेक्टेड होता है और हर की का एक मतलब क्या बोलते हैं, हर की के पीछे कुछ कोड्स होते हैं। जब हम किसी बटन को प्रेस करते हैं तो वो सारे कोड एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस की का पर्टिकुलर मीनिंग या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को पहुंचता है और फिर वो कंप्यूटर उस कोड को स्कैन करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। अ माइक्रो प्रोसेसर रीड्स द फ्लक्चुएशन ऑफ द करंट कंस्टेंटली अकॉर्डिंग प्रोड्यूस यूनिक नंबर कॉल्ड द स्कैन कोड। अब हर, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हर की के लिए एक प्रॉपर कोड होता है जिसको कि प्रेस करने के बाद जो प्रोसेसर्स होते हैं वो स्कैन करते हैं और उसके बाद कंप्यूटर उसे रीड करता है और फिर फर्दर हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं माउस। तो माउस भी एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जो कि आपको एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के लिए या फिर उसे कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अ माउस हेल्प अस टू ऑपरेट द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, पिक्चर, फाइल, फोल्डर इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड। हम बिना कमांड को टाइप किए माउस की हेल्प से डायरेक्टली उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं या उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद when we drag the mouse on the flat surface, a rubber ball inside it bulging out from the understanding, the mouse turns in the direction of the movement। आप देखोगे कि जब भी माउस एक्टिव होता है तो उसमें ब्लू या रेड कलर का लाइट जलते रहता है और जब हम माउस को मूव करते हैं तो वो लाइट उस माउस के मूवमेंट को रीड करता है और उस हिसाब से वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर में जो कर्सर होता है वो अंडरस्टैंड करता है कि उसको किस डायरेक्शन में कितना मूव करना है। The ball while rotating touches and turns the two rollers mounted at 90 degree to each other. One roller responds back for the fourth movement of the mouse। यानी कि एक जो होता है वो पीछे की ओर मूव करता है और दूसरा आगे की ओर मूव करता है। ठीक है, और ये सेंस को हमेशा साइडवेज मूवमेंट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मूवमेंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच इंडिकेट द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इन विच माउस इज मूविंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर को समझ में आता है कि कंप्यूटर के जो कर्सर होता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसको कितना और किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट्स दिस सिग्नल्स इनटू मैसेज एंड द कर्सर मूव्स ऑन द स्क्रीन। अब ये इन सिग्नल्स को ऑपरेटिंग सिस्टम मैसेजेस में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद कर्सर स्क्रीन पे मूव होता है। दिस डेज ऑप्टिकल माउस इज यूज्ड विच इज विद और विदाउट वायर। अब नाउ डेज ऑप्टिकल माउस यूज किए जाते हैं जो कि वायरलेस भी होते हैं और वायर्ड भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली बार हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।